हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 7 करने जा रहे हैं और पार्ट 6 की तरह इस वाले पार्ट में भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्नों को करेंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स से होंगे, क्योंकि फिजिक्स से ही न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF अपलोड किए जाते हैं ऐप के ऊपर। तो अगर आप इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, ऐप पर जाकर के फ्री स्टडी मटेरियल वाला एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे जो भी इस सीरीज के अंदर वीडियोज आ रहे हैं उनके। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों A, B और C के प्रतिरोध क्रमशः ये सारे आपको दिए गए हैं, उनकी प्रतिरोधकताएं डैश होंगी। प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं और जो प्रतिरोधकता होती है उसे हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं और रो से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है रो L/A। अब देखो, ये जो 3 तार हैं इनके जो रेजिस्टेंस हैं वो अलग अलग है, जबकि तीनों की लंबाइयां एक समान है, तीनों की मोटाई भी एक समान है। ना तो लंबाई बदल रही है और ना ही मोटाई बदल रहा है, फिर भी जो प्रतिरोध है वो अलग अलग है। क्यों? डेफिनेटली इसके पीछे कारण है ये रेजिस्टिविटी, ये अलग अलग होगी जिसके कारण ये जो रेजिस्टेंस है ये अलग अलग है। तो सवाल में दे रखा है कि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है वो सीधा समानुपाती है रेजिस्टिविटी का। यानी हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो रेजिस्टिविटी का भी हो जाएगा। यानी रो A यानी कि A की जो प्रतिरोधकता है, B की जो प्रतिरोधकता है और C की जो प्रतिरोधकता है उसका अनुपात ये बराबर हो जाएगा जो A का प्रतिरोध है, जो B का प्रतिरोध है और जो C का प्रतिरोध है, जो इसका अनुपात आएगा इन सारे का। तो ये अनुपात कितना बनेगा? 5:2:10। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और डैश होगा। देखो, वस्तु को कहां डाला गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर डाला गया है और मुख्य फोकस कहां है? 20 सेंटीमीटर पर है। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। जब भी दर्पण के ऊपर न्यूमेरिकल आए, जब भी दर्पण के ऊपर न्यूमेरिकल आए, लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले आप मार्क कर लो कि कौन सा दर्पण है, कौन सा लेंस है। अब देखो, ये अवतल दर्पण है। इस सवाल को तो आप कुछ ही सेकंड में बना देंगे, लेकिन मैं आपको समझाना यहां पर चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको याद भी जो है ये हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट, इसीलिए इतना मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि मुख्य फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वक्रता केंद्र जो है ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब देखो, अवतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब है ना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब आप वस्तु को डालते हो मुख्य फोकस के भीतर। यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर आप वस्तु को डालते हो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आप जब वस्तु को डालते हो तभी जाकर के आपको सीधा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं पर भी डालोगे ना, आपको हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही मिलेगा। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जब आप वस्तु को अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस के भीतर डालते हो तो आपको आभासी सीधा प्रतिबिंब मिलता है। इसके अलावा आप कहीं पर भी वस्तु को डाल दो तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। हमारे केस में वस्तु को कहां डाला गया है? क्या मुख्य फोकस के भीतर डाला गया है? तो नहीं, हमारे केस में वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर डाला गया है, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में डाला गया है। तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब सीधा आभासी नहीं है। तो आभासी वाले को काट दो और आभासी वाले को काट दो, ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद देखो, जब हम वस्तु को डालते हैं, ये तो समझ में आया कि भाई इसके बीच में डाला गया है वस्तु को। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में डालते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के बाद बनता है और निश्चित रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो उल्टा प्रतिबिंब जो है ये मुख्य अक्ष के नीचे हम लोग ऐसे दिखाते हैं और ये प्रतिबिंब जो है बड़े साइज का बनता है। ये प्रतिबिंब जो है बड़े साइज का बनता है, जो वस्तु का आकार होता है उससे ज़्यादा आकार इस प्रतिबिंब का होता है। तो निश्चित रूप से
जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर से अधिक होगी, क्योंकि वक्रता केंद्र के बाद प्रतिबिंब बनने वाला है, तो प्रतिबिंब दूरी 40 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। यहाँ देखो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर से कम है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। केवल थ्योरी से आप इस सवाल को बना सकते थे, कुछ फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कहाँ पर हम वस्तु को डालेंगे, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। तो हमें प्रतिबिंब दूरी चाहिए और ये जो वस्तु है कैसा है, आभासी है, सीधा है, ये आपको पता करना है। तो प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दर्पण सूत्र आप लगाएंगे और प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, उल्टा है, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आवर्धन आप निकालेंगे, है ना। आवर्धन आप निकालेंगे तो आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच जो है आपको लगाने आना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल बनाने से बच जाए। ठीक है, सीधा आप सवाल में जो डेटा दिया हुआ है उसको आप निहारेंगे कि सवाल में आपने देखा कि मुख्य फोकस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को डाला गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि मुख्य फोकस के बाद डाला गया है, तो आभासी सीधा तो नहीं बनेगा। दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देते हैं। आपको ये भी समझ में आ जाता कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वक्रता केंद्र है, यानी इसके बीच में वस्तु को डाला गया है, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, यानी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा, माफ करिएगा 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है प्रतिबिंब दूरी होनी चाहिए। तो 60 सेंटीमीटर वाला हमारा आंसर हो जाता और ये सी ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। इस बार ध्यान दो आप, जो मुख्य फोकस है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को डाला गया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इस बार जो वस्तु है उसको डाला गया है मुख्य फोकस के भीतर। इस वाले सवाल में जो मुख्य फोकस है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को डाला गया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 8 सेंटीमीटर से पहले। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम मुख्य फोकस के भीतर वस्तु को डालते हैं तभी जाकर के आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और ये बड़े आकार का बनता है ना, बड़े आकार का बनता है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा है। आभासी और सीधा है तो उल्टा वाले को काट दो, उल्टा वाले को काट दो। और अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब जब बनता है ना तो वो बड़े आकार का बनता है। भाई एक ही केस है जब बनेगा, जब वस्तु को इस बीच में डाला जाएगा, आभासी और सीधा बनेगा और वो भी बड़े आकार का बनता है। तो वस्तु की ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इससे अधिक होने वाली है, 2 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि ए ऑप्शन भी यहां से हटेगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। अगर आप चाहो सॉल्व करना फॉर्मूले से तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, सीधा आप आवर्धन निकाल लो। सीधा आप आवर्धन निकालिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मान नहीं निकालना है। आप आवर्धन निकालिए और आवर्धन के लिए मैंने आपको ये सूत्र बताया था, ये सूत्र आपको लगाना है। जब आपको मुख्य फोकस पता हो, फोकस दूरी पता हो, वस्तु दूरी पता हो, तो आवर्धन बराबर m बराबर अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं तो -8 और वस्तु दूरी हमेशा ही हम लोग ऋणात्मक लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। -8 बटे में ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर देखो, जो ये आवर्धन है इसका मान 4 आया है, 1 से बड़ा आया है। 1 से बड़ा आया है मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के साइज से बड़ा है। आवर्धन 4 मतलब जो वस्तु की ऊंचाई है प्रतिबिंब की ऊंचाई इसके 4 गुनी है, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई होने वाली है। और यहाँ जो आवर्धन का चिन्ह है ये धनात्मक है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। प्रतिबिंब सीधा है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि आप ये याद रखिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले आप दर्पण सूत्र लगा करके आप प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे और उसके बाद जाकर के फिर से आप आवर्धन सूत्र लगाएंगे और इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, तब जाकर के आवर्धन आएगा। तो 2 बार आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखिए, इससे बड़ी आसानी से आप सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल थ्योरी से आप सवाल को उड़ा दोगे। तो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है।
किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। देखो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखा गया 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मुख्य फोकस जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो वक्रता केंद्र होगा ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और वस्तु दूरी ये 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब वक्रता केंद्र के बाद रखा गया है वस्तु को। अगर वक्रता केंद्र के बाद रखा गया है वस्तु को, तो मैंने आपको बताया कि जब आप वस्तु को मुख्य फोकस के भीतर डालते हैं तभी जाकर के सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा कहीं पर भी आप डाल दो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो इस वाले केस में मुख्य फोकस के भीतर तो डाला नहीं गया है ना, मुख्य फोकस के भीतर तो डाला नहीं गया है, तो जो प्रतिबिंब है वो उल्टा आने वाला है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन चिन्ह जो है वो ऋणात्मक होता है ना। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है आपको मिलेगा जब आवर्धन चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो इस वाले केस में हमें पता है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही मिलने वाला है, यानी आवर्धन जो है ऋणात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक वाले को काट दो, धनात्मक वाले को काट दो। और जब हम प्रतिबिंब को जो है, जब हम वस्तु को डालते हैं वक्रता केंद्र से परे, यानी कि यहां पर ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और वस्तु को डाला गया है इधर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के भीतर उल्टा है और छोटे आकार का बनेगा, यानी जो आवर्धन है इसका मान जो है 1 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि छोटे आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें से छोटा मान कौन है? देखो चिन्ह हटा करके देखना है आपको, केवल मैग्नीट्यूड देखना है कि 1 से छोटा होना चाहिए, तो इस वाले केस में है। वरना आप बोलेंगे कि -3 तो ज़्यादा छोटा हो गया ना, लेकिन माइनस हटा करके केवल आपको मैग्नीट्यूड देखना है 1 से छोटा किस में है। तो इस वाले केस में 1/3 और ऋणात्मक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज वही कॉन्सेप्ट आपको फिर से लगाना है, m = f/f - u। इस वाले पर मान सारे के सारे आप डालिए, m जो है आपका -1/3 आ जाएगा। यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल में आपको प्रतिरोध दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है और आपसे शक्ति जो है पूछा गया है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? तो पावर का फॉर्मूला एक होता है V × में I, V और I के बीच में रिलेशन। एक और फॉर्मूला होता है V² / R, V और R के बीच में रिलेशन नहीं, PVI के बीच में रिलेशन, PVR के बीच में रिलेशन और PIR के बीच में रिलेशन। और जब भी आपसे ऊर्जा पूछ दे या फिर आपसे ऊष्मा पूछ दे तो कुछ नहीं करना होता है, इसी पावर में जो है टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होता है। यानी इन सारे में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ऊष्मा जो है वो निकल करके मिल जाती है। हमसे शक्ति जो है पूछा गया है और दिया हुआ है VR। तो V का मान जो है यहाँ पर 12 है, तो 12 गुने में 12 हो जाएगा और बट्टे में R, ये 4 हो जाएगा। 4 से ये 3 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कि 36 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभवपात है, यानी सिरों के बीच विभवांतर है, और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 यानी V1 V2 का रेशियो चाहिए और I1 I2 का रेशियो चाहिए। देखो जो प्रतिरोधक हैं A और B वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो बहुत ही बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब तक तो आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए कि जब हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाते हैं, है ना, जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वैसे केस में सारे से धाराएं जो होती है वो समान ही जाती है, सारे से धाराएं समान ही जाती है। जितनी धारा A से जाने वाली है उतनी ही धारा B से जाएगी। यानी कि जो I1 है और ये जो I2 है ये दोनों सेम ही है, I1 = I2। क्योंकि प्रतिरोधक हमारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो धाराएं समान जाएगी, यानी ये दोनों के दोनों जो धाराएं हैं वो एक समान है। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 जिसमें नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक। और पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है या फिर उनके सिरों के बीच जो विभवपात होता है उसका जो रेशियो होता है
प्रतिरोध के रेशियो के बराबर ही होता है। तो आपसे पूछा है कि आप हमें ये रेशियो बताइए, है ना, V1 V2 बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये जो RA है और ये जो RB है, इनका रेशियो आप निकाल लीजिए। इन दोनों प्रतिरोध का आप रेशियो निकाल लीजिए 1:2 के अनुपात में। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी कट जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल था ये। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। देखो, एक माध्यम वायु है, बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए भी आप इसको बना सकते हो। अभिलंब के साथ आप यानी कि आपतन कोण जो है वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। हमें मालूम है कि एक माध्यम वायु है और दूसरा कोई और माध्यम है। तो जब भी वायु के साथ कोई दूसरा माध्यम आ जाए तो वायु विरल माध्यम और दूसरा जो है सघन माध्यम। और प्रकाश किरण जो है वायु से माध्यम में जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर नहीं झुकती तो अपवर्तन कोण भी 45 डिग्री ही होता जितना आपतन कोण होता, लेकिन झुक जाएगी तो जो अपवर्तन कोण है वो 45 डिग्री से कम आएगा। 45 डिग्री भी नहीं आएगा, 60 डिग्री भी नहीं आएगा। और हमें साइन 15 डिग्री का मान नहीं पता होता है। हमें साइन 0 का, 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, ये सब पता होता है। 15 डिग्री का मान नहीं पता होता है। तो जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो साइन R का मान जो है कुछ वैसा आएगा कि आप जो है R जो है यानी कि जो एंगल है आसानी से पता कर पाए। तो ऐसा मान तो नहीं देगा कि 15 डिग्री आंसर आपका आए। तो सीधी सी बात है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। वैसे चलो हम लोग बनाते हैं इसको। ये मान लीजिए कि ये वो सतह है जो दो माध्यमों को अलग करने का काम कर रही है। एक तरफ एयर है ना, एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। दूसरे साइड कोई और माध्यम है ना, कोई और माध्यम है। इसको मैं यूं ही रहने देता हूं, ठीक। इसका अपवर्तनांक √2 है। तो ये है हमारा सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। प्रकाश किरण मान लो ऐसे आपतित होती है। अब कहा गया है कि ये जो एंगल है वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ये हमारा आपतन बिंदु है, इस पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे। ये एंगल हमारा 45 डिग्री है। अब क्योंकि ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तो ये जो प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये एंगल हमारा R हो जाता। अच्छा, मान लीजिए कि ये अगर नहीं झुकती अभिलंब की ओर तो सीधे ऐसे निकल जाती और जो एंगल हमारा बनता वो 45 डिग्री ही बनता। क्योंकि अभिलंब की ओर झुक गई है ना, सघन माध्यम में जाने के बाद झुक जाती है, तो 45 डिग्री से छोटा मान ही आएगा ये R। इसलिए दो ऑप्शन हम आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। अब देखो, आपको लगाना है स्नेल का नियम। ये लगाना है। कैसे लगाते हैं, इस माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे गुणे में इसका जो साइन होगा, इस आपतन कोण का जो साइन होगा, साइन 45 डिग्री बराबर इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है और गुणे में ये जो अपवर्तन कोण है इसका आप साइन लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन R ये आएगा 1/2। यहां से R आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपको चाहिए था 30 डिग्री। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए। देखो, यहां पर सवाल आपसे ये कहा गया है कि 12 ओम के प्रतिरोधक हैं। हमें नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उन सारे को लगाते हैं समानांतर क्रम में तो जो उसका समतुल्य आता है, ये आरपी क्या है, समतुल्य है, जो उसका समतुल्य आता है वो 4 ओम आता है। लेकिन हमें नहीं पता है कि रेजिस्टर्स टोटल है कितने, वही आपको निकालना है।
तो एक आप कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखिए कि जब हम n रेजिस्टर्स को, संख्या में कितने रेजिस्टर्स n है, संख्या में n प्रतिरोधक है, लेकिन सबका जो प्रतिरोध है वो एक समान है। मान लीजिए कि संख्या में r है, n रेजिस्टर्स हैं संख्या में, सबका रेजिस्टेंस r है, n प्रतिरोधक है संख्या में, सबका प्रतिरोध r है, और इन सारे को हम लगाएंगे समानांतर क्रम में, तो जो उसका समतुल्य निकल करके आएगा वो r बटे में n आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। R प्रतिरोध वाले संख्या में n प्रतिरोधक है, R प्रतिरोध वाले संख्या में n प्रतिरोधक है, यानी संख्या में n प्रतिरोधक है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सारे का रेजिस्टेंस एक समान है। मान लिया कि R है, सबको लगा दिया समानांतर क्रम में, तो उसका समतुल्य ये निकल करके आएगा। अब आपके इस सवाल में देखो क्या सब कहा गया है। कहा गया है कि ये जो समतुल्य है ना, ये 4 ओम निकल करके आ रहा है, ठीक, और सबका प्रतिरोध 12 ओम है, तो यहाँ पर R के स्थान पर हम लोग 12 डाल देंगे, और ये n आपसे पूछा गया है, तो ये n कितना आ जाएगा, 12 बटे में 4 हो जाएगा, यानी कि 3। संख्या में 3 प्रतिरोधक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखिएगा। 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध डैश होगा। पावर है आपके पास, विभवांतर है, राइट, और ये प्रतिरोध जो है आपसे पूछा गया है। PVR में क्या रिलेशन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, P = V² R। इस बार आपको पावर पता है 2200 वाट, विभवांतर है 220 गुने में 220 हो जाएगा, बट्टे में ये प्रतिरोध चाहिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 22 से ये 1 22 खत्म हो जाएगा, तो जो R है ये 22 ओम आएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रतिरोधक है 10 ओम 20 ओम, जिसका प्रतिरोध है समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः डैश है। जब हम समानांतर क्रम में लगाते हैं प्रतिरोधकों को, तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो एक समान ही होता है। तो 6 वोल्ट की बैटरी अगर हमने लगा दिया तो इसके सिरों के बीच भी विभवांतर 6 वोल्ट ही होगा और इसके सिरों के बीच विभवांतर भी 6 वोल्ट ही होगा। तो हम लोग याद करते हैं कि श्रेणी क्रम में धाराएं एक समान होती हैं और समानांतर क्रम में ये जो भी विभवांतर है वो सारे प्रतिरोधकों के बीच समान होती है। तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट। अब कुछ नहीं करना होता है, ओम का नियम लगाना होता है। ओम का नियम लगाना होता है। I बराबर V बट्टे में R। तो यहां पर आप लगाओ, V बट्टे में R करेंगे 6 बट्टे में 10 0.6 हो जाएगा। यहां पर लगाओ 6 बट्टे में 20 आप करेंगे तो 6 बट्टे में 10 0.6 हो जाएगा। तो 0.2 वाले को पहले उड़ा दो, 0.3 वाले को पहले ही उड़ा दो, ठीक। उसके बाद ये 6 बट्टे में 20 हो जाएगा, 6 बट्टे में 20 हो जाएगा, तो ये 3 बट्टे में 10 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो क्या है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो और एक ऐसे भी आप सोच लो कि समानांतर क्रम में है तो निश्चित रूप से धाराएं जो है वो बटने वाली है। यानी कुछ ऐसा केस है, ये दोनों देखो ऐसे समानांतर क्रम में है, ठीक। ये 6 वोल्ट है, ये 10 ओम और ये 20 ओम। धाराएं जब यहां पर पहुंचेगी, जब धारा जो है यहां पर पहुंचेगी तो यहां से बटने वाली है, यहां से बटने वाली है ना। कुछ धारा इधर को जाएगी, कुछ धारा इधर को जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, लेकिन किसमें कितना जाएगी, है ना। धारा को जिधर से ज्यादा आसान है जाने में, धारा उधर ज्यादा जाएगी। जितना ज्यादा प्रतिरोध यानी कि धारे में रुकावट उतना ज्यादा है। अब इधर प्रतिरोध ज्यादा है तो निश्चित रूप से इधर धारा जो है वो कम जाने वाली है। ये जो है ये ए है और ये बी है। धारा जो है इधर कम जाएगी, इधर ज्यादा जाएगी, है ना। धारा जो है इस बी में कम जाने वाली है, ए में ज्यादा जाएगी क्योंकि ए का प्रतिरोध कम है, ठीक। तो पहले कम धारा होनी चाहिए, उसके बाद ज्यादा धारा होनी चाहिए। तो पहले कम धारा होनी चाहिए, उसके बाद पहले कम धारा होनी चाहिए और उसके बाद ज्यादा धारा होनी चाहिए।
सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, ए में धारा जो है वो ज़्यादा जानी चाहिए, बी में धारा जो है वो कम जानी चाहिए, क्योंकि ए का प्रतिरोध जो है वो कम है। तो धारा सबसे पहले जो मान दिया होगा उसमें धारा जो है वो अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर देखो धाराएं एक समान है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर दोनों का प्रतिरोध एक समान होता तो धाराएं जो है दोनों में समान जा सकती थी, तो ये समान कट जाएगा। यहाँ पर भी देखो एक समान है, कट जाएगा। ए में धारा जो है पहले आपको बताना है, तो ए में धारा बी से ज़्यादा होनी चाहिए। ए में धारा जो है बी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें उल्टा दे रखा है, ए में धारा कम है बी में ज़्यादा है, जबकि होना चाहिए ए का प्रतिरोध कम है तो इसमें धारा ज़्यादा जाएगी। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस बार दर्पण हमारे पास उत्तल है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश दूरी पर बनेगा, तो उत्तल दर्पण है। ये हमारा पोल हो जाएगा, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये इधर हमारा अनंत हो जाएगा। अब देखो उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक। उत्तल दर्पण के केस में अगर आप वस्तु को डालते हो अनंत पे, देखो उत्तल दर्पण में है ना, उत्तल दर्पण में दो ही जगह प्रतिबिंब बनता है, या तो मुख्य फोकस पर बन जाएगा या फिर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। अगर आप वस्तु को अनंत पर डालते हैं तो उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बनता है। अगर आप अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी डाल दो, जैसा कि इस सवाल में है, अनंत पर तो है नहीं, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में है, वैसे केस में प्रतिबिंब हमेशा ही मुख्य फोकस के भीतर बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब दूरी है वो 9 सेंटीमीटर से कम है, प्रतिबिंब दूरी 9 सेंटीमीटर से कम है, तो 9 से ज्यादा वाले को काट दो। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सीधा आप देखते हैं कि भाई उत्तल दर्पण है, अनंत पर तो वस्तु है नहीं, अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो मुख्य फोकस के भीतर प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी 9 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट हमारा हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, आप प्रतिबिंब दूरी निकाल लो दर्पण सूत्र लगा करके, सारे मान जो है आप चिन्ह के साथ डालना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम, तीनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध डैश होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर श्रेणी क्रम में ये लगे होते हैं तो हम लोग सिंपली जोड़ देते हैं ऐसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन ऐसा तो है नहीं, समानांतर क्रम में लगाया गया है, तो ये सूत्र होता है। तो ये समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या इसका मान 55 हो सकता है? बिना सॉल्व किए आपको बताना है। 55 नहीं होगा, निश्चित रूप से 10 से छोटा आएगा। निकाल कर देख लेते हैं पहले। इसका एलसीएम 30 आएगा, ये 3, ये 2, ये 1, 3 2 5 6, 6/30, 6/30, 1/5, ये आया, 10 ओम से छोटा है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। जब हम प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हैं, जब हम प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो जो उसका समतुल्य निकल करके आता है सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आता है। हमने इन तीनों को लगाया समानांतर क्रम में, सबसे छोटा क्या है 10 ओम, इससे भी छोटा मान आएगा, इससे भी छोटा मान आएगा, और ये आया 5 ओम, इससे भी छोटा मान होना चाहिए, तो बड़े मान वाले को आप पहले ही यहां से उड़ा सकते थे, ठीक है। मान लीजिए इसके साथ में एक 1 ओम का भी रजिस्टर दे लेता, 1 ओम का, तो समतुल्य 1 ओम से छोटा आता। चारों को जब लगाते ना 10, 15, 30 और एक और होता है 1 ओम वाला, तो जो समतुल्य आता वो 1 ओम से छोटा आता। 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा जो है आपसे पूछ लिया गया है, V आपको पता है और पावर पता है। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, PVI में, PVR में आपने देखा P बराबर V² R होता है बट्टे में, और PVI में PVI ही होता है। पावर 200 वाट, V का मान 220 वोल्ट और धारा जो है आपसे पूछी गई है, तो I बराबर हो जाएगा 200 बट्टे में
0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 20 बट्टे में ये 22 है ना। अगर मान लीजिए नीचे 20 होता तो मान जो है वो 1 के बराबर आ जाता, लेकिन नीचे जो है 22 है, यानी 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, रेशियो जो है 1 से छोटा आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नीचे वाला मान जो है वो बड़ा है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.2 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा। समान पदार्थ बोल दिया, मतलब जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट है, जो प्रतिरोधकता है वो नियत है। R बराबर, क्योंकि लंबाई मोटाई में चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, जब तक आप पदार्थ ही ना बदल दो, है ना। कॉपर वायर था, आप एल्यूमिनियम का वायर ले आओ तो जाकर के रेजिस्टिविटी चेंज हो जाने वाली है। R बराबर रो L बाई ए होगा। अब ये तो चेंज होने से रहा, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। जो ये प्रतिरोध है ये सीधा समानुपाती है लंबाई का और व्युत्क्रम अनुपाती है मोटाई का, यानी कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। अब पहले प्रतिरोध जो है ये 0.2 ओम था तार का, अब हमने तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी है, तो इसके कारण जो प्रतिरोध है 2 गुना हो जाएगा। मोटाई को हमने 4 गुना कर दिया है, तो इसके साथ क्या है, देखो उल्टा संबंध है। अगर हमने मोटाई को बढ़ाया है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो अगर हमने इसको 4 गुना कर दिया है तो प्रतिरोध पहले का 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध पहले का 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 ओम। 10 ओम हमारा राइट आंसर, सॉरी 10 ओम कहां से हो जाएगा भाई, ये नया जो R आएगा ये 0.1 ओम हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 एक समान बल्ब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.6 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति डैश होगी। पावर जो है आपसे पूछा गया है, विभवांतर आपको दिया गया है और धारा आपको दी गई है। तो P बराबर V इंटू में I, V का मान 6 है, I का मान 0.6 है, तो ये 3.6 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, अभिसारी दर्पण हम लोग अवतल दर्पण को बोलते हैं। तो ये अवतल दर्पण है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। अब यहां पर देखो, जो मुख्य फोकस है वो कितने दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मुख्य फोकस जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वक्रता केंद्र जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, और वस्तु को जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखा गया है, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया, ठीक वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मुख्य फोकस के भीतर अगर वस्तु को नहीं डाला गया है तो प्रतिबिंब जो है सीधा आभासी नहीं होने वाला है। सीधा आभासी नहीं होने वाला है मतलब आवर्धन चिन्ह जो है वो धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा होगा, तो उसके लिए आवर्धन चिन्ह जो है वो ऋणात्मक होगा। जो आवर्धन चिन्ह है वो ऋणात्मक होगा। धनात्मक वाले को काट दो, और जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही होता है, भले ही उल्टा होता है लेकिन वक्रता केंद्र पर ही होता है, वक्रता केंद्र पर ही होता है। और वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर ही होगा, और जब भी ऐसा होता है तो जो आवर्धन का मान है वो 1 के बराबर होता है। इन दोनों को आप कंबाइन करो तो आप बोल सकते हो कि आवर्धन -1 के बराबर आएगा। मान जो है 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और चिन्ह जो है ऋणात्मक होना चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। यानी ये भी काट दो, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल जो है लाइट के थ्योरी से ही बन जाते हैं। किसी वस्तु को 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। अच्छा, ये लेंस कौन सा है, ये लेंस जो है ये उत्तल है ना। ये जो लेंस है ये उत्तल है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स है।
पावर 4 डायोप्टर है। तो ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे, 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये हमारा f1 होता है, ये 2f1 होता है। तो इसको आप है ना दर्पण से अगर आप कंपेयर करते हुए देखो तो ये हमारा f हो जाता है, ये f1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा वक्रता केंद्र के जैसे। और इधर हमारा f2 होता है और 2f2 होता है, यानी ये हमारा f2 हो जाएगा और ये हमारा c2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। कुछ ये सीन बनता है। अब देखो ये जो f1 है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2f1 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को डाला गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु को डाला गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। मैं आपको थ्योरी भी रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद चाहो तो आप इस वाले फॉर्मूले से सीधा आप बना सकते थे, f/f प्लस u। सारे मान को डालिए, f का मान जो है यहाँ पर 25 डालिए, प्लस साइन के साथ u का मान यहाँ पर -30 डालिए, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा, आवर्धन का मान आ जाएगा। मान से आपको पता चल जाएगा कि जो प्रतिबिंब है बड़े आकार का है कि छोटे आकार का है, चिन्ह से पता चल जाएगा कि वास्तविक है उल्टा है। तो इस वाले रिलेशन से जो है आप आसानी से सवाल बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थ्योरी भी आपका रिवाइज हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी 25 और 50 के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो प्रतिबिंब जो है, अच्छा दर्पण होता तो क्या होता है, दर्पण के केस में अगर हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को डालते हैं तो प्रतिबिंब जो है ये वक्रता केंद्र के परे बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। यहां भी क्या होगा, हमने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में डाला है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के परे ही बनेगा, लेकिन लेंस के दूसरी साइड इधर और वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, वास्तविक और पहली बात तो देखो, कभी भी सीधा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। तो सीधा ही के साथ वास्तविक वाले को तो पहले ही उड़ा सकते थे। और कभी भी उल्टा प्रतिबिंब आभासी नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कुछ भी करने से पहले ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि आभासी उल्टा नहीं होता है, वास्तविक सीधा नहीं होता है, वास्तविक उल्टा होता है और आभासी सीधा होता है। ठीक, हमारे केस में वास्तविक और उल्टा बनेगा, आभासी सीधा नहीं बनेगा। और जो प्रतिबिंब है वो 2f2 के बाद बनेगा, प्रतिबिंब जो है 2f2 के बाद बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी जो है ये आपको 50 सेंटीमीटर से अधिक आने वाली है। और जब भी लेंस के दूसरी साइड इधर की ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक और उल्टा ही होता है। आप इससे बना लो, इससे आप बनाएंगे तो m बराबर हो जाएगा f का मान जो है ये 25 है, ये 25 माइनस ये 30 हो जाएगा, यानी कि 25 बट्टे में 25 माइनस 30 ये 5 हो जाएगा, यानी कि -5, है ना। तो आवर्धन चिन्ह ऋणात्मक आ रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और आवर्धन का मान 5 आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु के 5 गुनी है, वस्तु की ऊंचाई की 5 गुनी है। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे, प्रतिबिंब जो है ये इधर की ओर बनेगा, है ना, नीचे की ओर दिखाया है और बड़े साइज का दिखाया है, प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़े साइज का बनेगा। एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 7 मिलीमीटर है। इस तार से 10 ओम का एक प्रतिरोधक बनाया गया, इस प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता कितनी होगी। R = रो L/A होता है। आपको देखो L पता है, आपको त्रिज्या दी गई है, आपको ये R पता है, ठीक, आपको रो चाहिए, तो रो बराबर RA/L। ये R जो है ये तो आपको पता है कि 10 ओम दिया गया है। ये एरिया आपको नहीं पता है तो आप πr² लगाएंगे, एरिया निकालेंगे 22/7। और ये R देखो ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, आपको आंसर जो है SI मात्रक में चाहिए। ये जो रेजिस्टिविटी है इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है, तो SI मात्रक में आपको सारे के सारे मान चाहिए। तो सारे मान आप यहाँ पर डालेंगे SI मात्रक में। ये मिलीमीटर है, त्रिज्या यानी कि लेंथ का SI मात्रक जो है मीटर होता है, ना कि मिलीमीटर होता है। तो इस 7 मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से भाग लगा करके, और इसका स्क्वायर है, राइट। तो R हो गया, A हो गया, और L आपको देखो
किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से गुना करके। ठीक, ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया अब ऐसा है, एरिया का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, और ये ओम है। अब सारे मान को आप यहां पर डालो। आर जो है ये 10 है, एरिया 22 गुने में 7 गुने में 10 पे पावर -3 का स्क्वायर बटे में, ये नीचे में 22 बटे में 7, ये 7 नीचे आएगा, और ये लेंथ आपका हो जाएगा 10 क्यूब। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.54 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर आएगा, इतना आएगा। ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 7 गुने में 7 हो जाएगा, एक साथ से एक साथ कटेगा। 22 गुने में 7 करेंगे तो 7 दूना 14, 14 और 15, ये आपको 1.54 जैसा दिख रहा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सी हमारा आंसर होगा। श्रेणी क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोधों का निबल प्रतिरोध 6 ओम है। ये निबल प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ये 6 ओम आपको दिया गया है। यदि उनसे प्रवाहित होने वाली धारा 4 एम्पियर है और उनमें से एक का प्रतिरोध 2 ओम है तो दूसरा प्रतिरोध कितना होगा? बड़ा ही आसान है, आपके पास 2 ही प्रतिरोधक है और इन दोनों का समतुल्य जो है ये आपको दिया हुआ 6 ओम है। अब एक का दिया हुआ है कि एक का प्रतिरोध दिया हुआ है कि 2 ओम है, तो दूसरे का बता दीजिए। अब इससे आसान क्या ही सवाल आएगा, है ना। समतुल्य 6 है, एक का 2 है तो दूसरे का 4 होगा। बी हमारा राइट आंसर। नाइक्रोम का एक तार AB 3 भागों AC CD DB से बना है जिनके प्रतिरोधों का अनुपात ये है। यह तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि V1 V2 V3 क्रमशः AC CD और DB के सिरों पर विभवपात है तो निम्न में से कौन सा सही है? देखते ही आप आंसर कर देते हैं ए। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है वही प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवपात होता है उसका अनुपात होता है। बता चुका हूं मैं पिछले वाले वीडियो में भी और आज के इस वीडियो में भी थोड़ी देर पहले। देखो AB जो है नाइक्रोम का तार AB है, नाइक्रोम का तार जो है AB है, इसको ये 3 भागों से बना हुआ है, AC CD और DB, राइट। यानी इसका प्रतिरोध अलग है, इसका प्रतिरोध अलग है, इसका प्रतिरोध अलग है, और इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से। मान लो ये बैटरी V वोल्ट की है तो यहाँ पर विभवपात V1 हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा, यहाँ पर V3 हो जाएगा, और ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो श्रेणी क्रम में मैंने आपको बता रखा है कि जो विभवपात का अनुपात होता है वो वही होता है जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है, और ये आपको दिया गया है 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा? तो v = u + at फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक, u का मान आपको दिया हुआ है कि 0 है क्योंकि विराम अवस्था से प्रारंभ किया गया है तो ये 0 हो जाएगा। a का मान आपको पता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और समय 20 है। ठीक, समय 20 है तो यानी कि 20 पंचे 100, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक एथलीट की चाल V क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या R के वृत्ताकार पथ के परितः यानी कि चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है। ये वृत्ताकार पथ है, ये त्रिज्या R है। अब एक एथलीट है, मान लीजिए एक एथलीट है, ये चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट A से चलना स्टार्ट किया था और एक चक्कर लगाने के बाद पॉइंट A पर ही पहुंच जाएगा। तो हमसे पूछा है कि चाल क्या है, चाल स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस और बट्टे में टाइम, यही होता है। एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी ये तय करेगा, तो जितनी वृत्त की परिधि है यानी कि 2πr, और एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लगता है यानी चाल ये है 2πr/t। मान लीजिए कि वेलोसिटी पूछा जाता, वेलोसिटी अगर पूछा जाता तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और बट्टे में टाइम। एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन कितना होगा? तो पहले भी आपको मैं बता रखा हूं कि अगर आप
आपका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है वो समान हो जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है। तो एक चक्कर लगाने के बाद ये ए से चला था और ए पर ही पहुंच जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए, विस्थापन 0, समय लगा t, वेग 0। तो ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है। चाल बराबर दूरी बट्टे में समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय होता है। एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है ना, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध RE है और धारा I का सही मान है। अच्छा, 3 प्रतिरोधक है, देखो यहाँ पर 2 ओम का है, 3 ओम का है और 6 ओम का है, सबको लगाया है समानांतर क्रम में। तो समतुल्य प्रतिरोध जो इसका आएगा, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है RE, ये जो समतुल्य प्रतिरोध है ये तो आप बता सकते हो ना कि कितना आएगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो लेकिन कुछ आइडिया तो आप लगा लोगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम अलग अलग प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में लगाते हैं, तो जो उसका समतुल्य आता है वो सबसे छोटे मान से भी छोटा आता है। तो जो इसका समतुल्य आएगा इन तीनों का, ये 2 से तो छोटा ही होने वाला है। हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितना आएगा लेकिन 2 से छोटा आएगा। क्या समतुल्य प्रतिरोध 2 से छोटा आएगा? समतुल्य प्रतिरोध अगर 2 से छोटा आएगा तो ये 2 ओम वाला कट जाएगा, ये 2 ओम वाला कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। अब यहां पर देखो बैटरी जो है 10 वोल्ट की लगाई गई है, तो धारा बराबर V बट्टे में R, जब प्रतिरोधक 1 से ज्यादा हो तो हम लोग समतुल्य प्रतिरोध लिखते हैं, तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V का मान जो है 10 दिया हुआ है। अब देखो अगर इसका जो समतुल्य है ये 2 ओम आ जाता, समतुल्य प्रतिरोध ठीक 2 ओम आ जाता, 2 ओम आ जाता, तो ये जो धारा यहाँ पर प्रवाहित होती है 5 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होती। लेकिन हमें पता है कि जो समतुल्य है वो 2 ओम से छोटा है, यानी धारा का जो मान है वो 5 एम्पियर से ज़्यादा है। धारा का मान जो है 5 एम्पियर से ज़्यादा है। समझ में आया आपको? हमें धारा चाहिए तो V बट्टे में R हो जाएगा। V का मान देखो 10 दिया हुआ है। हमें मालूम है कि जो समतुल्य प्रतिरोध है, जो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध का मान डालना है वो 2 ओम से छोटा आएगा। अगर मान लीजिए हम 2 ओम भी डाल देते हैं यहाँ पर, तो धारा जो है 5 एम्पियर बनने वाली है ना, 5 एम्पियर बनने वाली है। लेकिन हमें पता है कि 2 ओम से छोटा मान है, यानी 5 एम्पियर से ज़्यादा धारा होनी चाहिए। यहाँ पर तो 1 एम्पियर दिया हुआ है तो ये भी कट जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप एग्जैक्ट मान कैसे निकालेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, आप इन सारे का जो है समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। आप इन सारे का, वैसे तो आंसर आ चुका है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगा करके, लेकिन आप फिर भी समतुल्य प्रतिरोध चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए 1 बट्टे में 2 प्लस 1 बट्टे में 3 प्लस 1 बट्टे में 6, एग्जैक्ट मान निकाल लो। 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 3 2 1, R इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 3 2 5 6, 6 बट्टे में 6 1 ओम। देखो 2 ओम से छोटा आया ना, R इक्विवेलेंट 1 ओम। अब आपको धारा चाहिए, V बट्टे में R इक्विवेलेंट कर देंगे। V का मान 10 है, R इक्विवेलेंट का मान 1 है, 10 एम्पियर आ गया। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है ना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को जो ऐसे सॉल्व कर लोगे। किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित आवेश 1200 कूलम है तो धारा कितनी है? धारा I, आवेश आपको दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है, QIT में रिलेशन क्या होता है? तो I बराबर Q बट्टे में T होता है। अब Q 1200 कूलम है, कूलम SI मात्रक है आवेश का, लेकिन समय का SI मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 10 एम्पियर आ जाएगा। 120 से काटेंगे इसको 1200 को 10 बार में, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी गई वस्तु की अधिकतम ऊंचाई डैश होगी। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वस्तु जो है ऊपर चलती रह जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है, ऐसा तो नहीं होता है। हम किसी स्पीड से वस्तु को ऊपर ऐसे फेंकते हैं, है ना, ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु ऊपर जाती है, ऊपर जाते 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 इसकी जो
चाल है, स्पीड है, वो घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, कुछ क्षण के लिए वस्तु रुकती है और फिर नीचे आती है। यानी कि किसी न किसी हाइट पे जाने के बाद वो रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी जो वस्तु जाएगी? हम जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, अधिकतम किस ऊंचाई तक जाएगी? इसके लिए सूत्र है आपके पास h बराबर u स्क्वायर बटे में 2g, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है। जब हम किसी वस्तु को u स्पीड से, किसी प्रारंभिक स्पीड से, प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, अधिकतम इस ऊंचाई तक वस्तु जाएगी। हमारे केस में u पता है 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 गुने में 10 हो जाएगा 2। g का मान आपको 10 लेना है, g का मान आपको 10 लेना है, तो 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर, अधिकतम जो है 5 मीटर तक ये वस्तु जाने वाली है। अगर हम वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो 5 मीटर जाने के बाद कुछ क्षण के लिए यह वस्तु जो है वो रुक जाएगी और फिर नीचे की ओर आएगी। जब अभिसारी लेंस हम लोग किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं। इसकी क्षमता जो है 4.5 डायोप्टर है। और अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, इसकी क्षमता 3 डायोप्टर है। तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की संयोजन की कुल क्षमता जो है यानी कि नेट पावर, ये P1 प्लस P2 होगा। P1 P2 का मान जो है डालेंगे चिन्ह के साथ। अब अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, इसकी क्षमता धनात्मक होती है, तो हम 4.5 डायोप्टर यहां पर डालेंगे प्लस। अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, इसकी जो क्षमता है, पावर है या फिर जो फोकल लेंथ है, ये ऋणात्मक होती है, तो यहां डालेंगे हम लोग 3 डायोप्टर, यानी कि 4.5 में से हमको घटाना है 3, तो ये 1.5 डायोप्टर आ जाएगा प्लस साइन के साथ। डी हमारा राइट आंसर। एक नियत बल 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। एक डिब्बा था जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर लगातार 2 सेकंड तक जो है 4 न्यूटन का फोर्स लगता है। डिब्बे का द्रव्यमान ये है ना, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का डिब्बा था जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मजे के साथ ये जा रहा था। फिर क्या हुआ, 4 न्यूटन का फोर्स आकर के उस पर लगता है पूरे 2 सेकंड के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पिंड इधर की ओर जा रहा है और इधर ही फोर्स लग जाए तो पिंड की स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो वही चीज आपसे पूछा गया है कि बाद में जो वेग हो गया ना, वो वेग बताओ। तो v बराबर u प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, ठीक। हमें v चाहिए, u आपको पता है 2, अब a अपने को पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है f बराबर m इंटू में a और a बराबर f बट्टे में m। तो यहां पर हम एक a के स्थान पर f बट्टे में m पुट करेंगे और ये हमारा टाइम है, ठीक। 2 प्लस f के स्थान पर 4 डालेंगे, m के स्थान पर 2 डालेंगे, टाइम के स्थान पर 2 डालेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें ये त्वरण ही निकालना था जो इस सवाल में डायरेक्ट नहीं दिया गया था। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होगी? अगर आप m द्रव्यमान के वस्तु को किसी हाइट पर उठाकर ले जाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा। जो भी हम कार्य करते हैं वस्तु को उठाने में, वही कार्य संचित हो जाता है वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और ये स्थितिज ऊर्जा जो है mgh के बराबर होता है। m का मान 5, g का मान आपको 10 लेना है और h का मान 5, ठीक। ये 250 जूल। सी हमारा राइट आंसर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है। इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? देखो, पहले जो ये वस्तु थी ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अगर गति है तो गतिज ऊर्जा है, बाद में जो इसकी स्पीड है वो बढ़ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड, यानी गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई होगी। तो चेंज आपको बताना है कि कितने से चेंज हो गया। तो चेंज आप कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो अंतिम गतिज ऊर्जा है माइनस जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है।
अंतिम गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ m v स्क्वायर, v अंतिम वेग, अंतिम चाल, इसमें v जो है ये वेग जो है, वेग नहीं चाल जो है होती है, हाफ m u स्क्वायर। अगर सीधी रेखा में गति हो रही है तो वेग बराबर चाल हो जाता है। यहां से आप क्या करोगे, हाफ m कॉमन लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो चाहो तो आप ये रिलेशन याद रख सकते हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सीधा आपको पूछ दिया जाए कभी भी तो आप इस वाले रिलेशन को लगा देना, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m का मान 10 किलोग्राम, v का मान 5 है तो ये 25 हो जाएगा, u का मान 3 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 गुने में 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा, ये 80 जूल। डी हमारा राइट आंसर। 3 प्रतिरोधक 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम का संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध 13 ओम हो जाए। दो बातें ध्यान रखिए, अधिकतम समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, जो समतुल्य प्रतिरोध है ये हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आए। इसके लिए आपको ना सारे के सारे प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो समतुल्य प्रतिरोध मिनिमम आए तो इसके लिए आपको सारे के सारे को पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, है ना। आपके पास कई सारे प्रतिरोधक हैं, आप चाहते हो कि हम उसे ऐसे जोड़ें कि समतुल्य प्रतिरोध अधिकतम आए, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, जो सबसे ज्यादा है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो आप सारे को लगा दो श्रेणी क्रम में। आप चाहते हो कि कम से कम प्रतिरोध मिले तो आप सारे को लगा दो पैरेलल में, ठीक। हमारे इस वाले केस में देखो क्या सब दिया हुआ है कि 3 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम है, और इनका कुल प्रतिरोध 13 हो जाए। हम चाहते हैं इसको ऐसे जोड़ें कि कुल प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध 13 ओम हो जाए। तो आप देखो ना, 3 4 7, 7 और 6 13, तो आप जो है इन सारे को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो जाकर के जो कुल प्रतिरोध है वो 13 ओम आएगा, ठीक। श्रेणी क्रम में आप ना जोड़ करके अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ते हो, पार्श्व क्रम में जोड़ते हो, तो समतुल्य प्रतिरोध जो है 3 ओम से छोटा आएगा, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा, 3 ओम से छोटा आएगा। हमें क्या चाहिए, 13 ओम चाहिए। तो सभी पार्श्व क्रम में ये तो होगा नहीं आंसर, ठीक। सब के सब हमें श्रेणी क्रम में लगाने होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई हम कुछ को पार्श्व क्रम में कुछ को श्रेणी क्रम में लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो समतुल्य प्रतिरोध है कभी भी 13 ओम नहीं आएगा, क्योंकि 13 ओम जो है ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है, ठीक। तो आप चाहे कैसे भी लगा लो, कैसे भी लगा लो, 13 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस आ ही नहीं सकता है। और 13 आपको तभी आएगा जब सबके सब लगाओगे आप श्रेणी क्रम में, यानी सभी को श्रेणी क्रम में, किसी भी संयोजन पर निर्भर नहीं है, गलत हो जाएगा। या देखो 6 4 को पार्श्व में और उनके साथ 3 ओम को श्रेणी में। आप ऐसा करके 13 ओम प्राप्त नहीं कर पाओगे। 13 ओम मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो कि श्रेणी क्रम में लगाने के बाद ही प्राप्त कर पाओगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा पार्ट 7 समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।